नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जो कि मैया सम्मान योजना आप सभी को डबल किस्त एक साथ मिलने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कब तक मिलेंगे मैया योजना के पैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। मैयाओं को डबल खुशी, इस बार खाते में आएंगे 5,000 रुपये, एक साथ मिलेगा 2 किस्तों का लाभ। झारखंड की मैया अब 21वीं किस्त के इंतज़ार में बैठी हैं। वहीं टकटकी लगाए इस इंतज़ार में हैं कि आखिर कब तक उनके खाते में अप्रैल महीने की राशि आएगी। असल में अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है, पर मैया योजना की अप्रैल महीने की किस्त मैयाओं के खाते में अभी तक नहीं भेजी गई है। साथ ही जल्द ही योजना की मई महीने की किस्त यानी कि 22वीं किस्त भी अब लंबित होने को है। ऐसे में राज्य की मैयाओं को एक साथ 5,000 रुपये यानी 2 किस्तों का भुगतान होने वाला है। ऐसे में एक साथ 2 किस्तों का एक साथ भुगतान होने से मैया को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा हाल ही में जिलों को करीबन 8,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जारी की जाएगी। ऐसे में यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सितंबर महीने तक के भुगतान के लिए दी जाएगी। बताते चले कि राज्य में करीबन 51 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2,500 रुपये की सहायता राशि का भुगतान महिलाओं को सशक्त बनने के लिए दिया जाता है। वहीं इन दिनों एक बार फिर योजना की लाभुक का नाम की छंटनी की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ऐसे में योजना की लाभुक महिलाओं के सत्यापन की प्रक्रिया में अपात्र महिलाओं के नाम काटे जाएंगे और कई सारे मापदंड भी देखे जाएंगे। यह भी देखा जाएगा कि आखिर जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, क्या वाकई में वो इस योजना का लाभ पाने की हकदार हैं या नहीं। अगर वह महिलाएं अपात्र हैं तो लाभ मिलेगा, यदि पात्र नहीं हुई तो मैया सम्मान योजना से उनका नाम हटा दिया जाएगा। इस तरह की भी घोषणाएं हो चुकी हैं और यह प्रक्रिया यानी छंटनी की जो प्रक्रिया है सत्यापन की, वो चल रहा है। कई ज़िलों में सत्यापन का कार्य पूरा होने को चला है और आप सभी को बहुत जल्द पैसे आप सभी को खाते में भेजे जाएंगे। और जिनका सत्यापन नहीं हो पाया वो जाकर के अपने पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अपना जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक इस प्रकार है, सहायक आचार्य के 50% पदों पर पारा शिक्षकों को नियुक्त करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पारा शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50% आरक्षित पदों पर सिर्फ पारा शिक्षकों या सहायक अध्यापक से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। सहायक सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हर शैक्षणिक सत्र में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रिक्तियों की पहचान करने, विज्ञापन जारी करने, मेधासूची तैयार करने और नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा भी तय की है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए 4 सप्ताह में रिक्तियों का निर्धारण कर 2 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की समय सीमा तय की है। आगे 4 सप्ताह में पद चिन्हित कर 2 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने और
10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश। राज्य में कार्यरत टेट पास 8,000 पारा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता हुआ साफ। हर वर्ष 31 मार्च तक रिक्तियां तय, 1 अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। पीठ ने माना कि झारखंड सरकार ने 2012 और 22 की नियमावली में सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किया है। पीठ ने निर्देश दिया कि भविष्य में हर शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च तक रिक्तियां तय कर 1 अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। 2025-26 में 18,500 करोड़ का था लक्ष्य, बिहार ने 8,000 करोड़ का दिया आयकर में योगदान। इस टॉपिक में आयकर यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड इस वीडियो में जानेंगे। राज्य ने 12,000 करोड़ इनकम टैक्स दिया। धोनी इस बार भी 40 करोड़ टैक्स के साथ झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए का आयकर संग्रह हुआ है। इसमें पड़ोसी राज्य बिहार का योगदान लगभग 8,000 करोड़ रुपए रहा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार झारखंड डॉक्टर डी सुधाकर राव ने गुरुवार को बताया कि दोनों राज्यों के लिए संयुक्त रूप से 18,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया था। इस बार भी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता रहे। अनुमानित 40 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स भुगतान के साथ धोनी ने झारखंड में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत आयकर चुकाया। झारखंड में आयकर संग्रह की सबसे बड़ी ताकत पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSU और बड़े उद्योग रहे। सबसे अधिक टैक्स देने वालों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL और सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CMPDI शामिल हैं। वहीं निजी क्षेत्र में टाटा कुमिंस और टाटा टिनप्लेट ने भी बड़े स्तर पर टैक्स भुगतान किया। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में चलेगा आउटरीच प्रोग्राम। आयकर विभाग ने गुरुवार को झारखंड के रांची में बिहार झारखंड के 100 से अधिक अधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित की। इसमें नए आयकर अधिनियम 2025 की जानकारी दी गई। करदाताओं की शंकाएं दूर करने के लिए विभाग मई और जून में विशेष आउटरीच प्रोग्राम चलाएगा। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में विभाग के अधिकारी सेमिनार और कैंप लगाएंगे। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि वे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS कैसे देखें, पोर्टल पर नज संदेशों का जवाब कैसे दें, इस विषय में सेमिनार चलेगा। भास्कर नॉलेज, त्रिनेत्र तकनीक से टैक्स चोरी पर सख्त नज़र। AIS में पैन से जुड़ी सभी वित्तीय जानकारियाँ होती हैं। इसमें बैंक ब्याज, डिविडेंड, शेयर ट्रांजैक्शन और विदेश भेजी गई रकम तक का ब्यौरा रहता है। अगर कोई ITR में जानकारी छिपाता है तो विभाग नोटिस भेज सकता है। AIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट संदिग्ध नकद लेनदेन पर नज़र रखती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करता है या महंगी संपत्ति खरीदता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। नज आयकर विभाग का सॉफ्ट रिमाइंडर है। जब विभाग को
AIS या AIU के डेटा में गड़बड़ी दिखती है तो कार्रवाई से पहले करदाता को मैसेज भेजा जाता है। ITR में गलती सुधारने का मौका मिलता है। इस तरह की सूचनाएं हैं। सेमिनार में चलेगा। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। इस टॉपिक में MSMI और विमान क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकार ने स्वीकृति दी। ऋण गारंटी योजना को केंद्र से मंजूरी। पश्चिमी एशिया संकट के प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSMI और विमान क्षेत्र की वित्तीय मदद के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 5.0 को मंजूरी दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 18,100 करोड़ रुपए की योजना को हरी झंडी दे दी गई। योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के जरिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज MSME और विमानन क्षेत्र को मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार गारंटी के तौर पर 18,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के जरिए 5,000 करोड़ रुपए विमान क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC सदस्य ऋण संस्थाओं को गारंटी कवर प्रदान करेगी, जिससे उनके द्वारा वैध एवं योग्य उधारकर्ता MSME को अतिरिक्त कर्ज प्रदान किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ECLGS बहुत सफल मॉडल है, जिसकी शुरुआत कोविड के दौरान उद्योग क्षेत्र को वित्तीय देने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भी प्रशंसा की है, क्योंकि योजना के तहत जिस उद्योग को वित्तीय ज़रूरत होती है वही अतिरिक्त कर्ज का इस्तेमाल करता है। योजना के तहत कोई अतिरिक्त गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कपास उत्पादकता बढ़ाने को 5,659 करोड़ रुपए मंजूर। सरकार ने कपास क्षेत्र में घटती वृद्धि, उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए मंगलवार को 5,659.22 करोड़ रुपए के एक पंचवर्षीय मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन कपास क्षेत्र की बाधाएं दूर करने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर केंद्रित होगा। नए अनुमानों के मुताबिक फसल वर्ष 2025-26 में देश का कपास उत्पादन 170 किलोग्राम के 291 लाख गांठ के स्तर पर रहा। इस मिशन के तहत उद्योग को कम प्रदूषण वाला कपास उपलब्ध कराने और उच्च गुणवत्ता वाले कपास के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। अहम प्रावधान। योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जिनका खाता 31 मार्च 2026 तक नियमों के तहत सक्रिय है। MSME को 100% और गैर MSME और विमान क्षेत्र को 90% तक गारंटी मिलेगी। 2026 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक अतिरिक्त ऋण मिलेगा। विमान कंपनियों के लिए अतिरिक्त कर्ज की सीमा 1,500 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता है। 5वां, अतिरिक्त कर्ज की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें कर्ज जारी होने से 1 साल की अवधि का मोरेटोरियम यानी भुगतान पर छूट रहेगी। 6ठा,
विमान कंपनियों के लिए अतिरिक्त उधारी की सीमा 7 वर्ष होगी, जिसमें पहले 2 वर्ष का मोरेटोरियम मिलेगा। 1.1 करोड़ MSME को मदद दी गई। योजना के तहत अब तक 3.7 लाख करोड़ तक पहुंची ECLGS की अब तक की कुल गारंटी। 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं मंजूर। मंत्रिमंडल ने 23,437 करोड़ लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना को अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मल्टी ट्रैकिंग 6 राज्यों की 19 जिलों में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करेगी। फैसले के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौजूद रेल नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की अतिरिक्त लाइनें जोड़ी जाएंगी। 83 लाख की आबादी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2 नए सेमीकंडक्टर परियोजना को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2 नए सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इनमें देश की पहली कमर्शियल मिनी एवं माइक्रो LED डिस्प्ले यूनिट और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शामिल है। दोनों परियोजना में करीब 3936 करोड़ रुपए निवेश होंगे। यह मंजूरी भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत दी गई। इसके साथ ही एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। दोनों इकाई गुजरात में लगाई जाएंगी, जिनसे करीब 2230 कुशल लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगला टॉपिक में चलिए देखते हैं। इस टॉपिक में बंगाल से जुड़े खबरों का विशेष रूप से इस वीडियो में जानेंगे। कोलकाता के DCP शांतनु के खिलाफ लुक आउट नोटिस। देश छोड़कर भागने की आशंका। CM ममता के हैं खास करीबी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के DCP शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने सोना पप्पू केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये नोटिस जारी किया है। शांतनु के देश छोड़कर भागने की आशंका है। ED ने पिछले महीने शांतनु सिन्हा विश्वास के घर और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ED ने शांतनु के गोल पार्क स्थित आवास पर भी छापा मारा था। जानकारी के मुताबिक PMLA के तहत ED कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में सोना पप्पू सिंडिकेट मामले की हुई। विश्वास एक समय कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। यह थाना भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ममता ने यहां से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शांतनु सिन्हा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और हाल ही में उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर देखा गया था। उस समय कोलकाता पुलिस ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए ममता के मंच पर मौजूद थे। आरोपी सोना पप्पू एक रियल एस्टेट डेवलपर और हिस्ट्री सीटर है। उस पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी टॉपिकों के साथ लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।